हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जहां हम लोगों ने लंग्स के बारे में पढ़ लिया, हमने और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकी, रेस्पिरेटरी ट्री, लंग्स की स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पीएफटी के बारे में, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, पीएफटी क्या होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कि भैया हमारे जो लंग्स है उनकी कंडीशन कैसी है। यूज हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, उनको चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे लंग्स जो है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। टेस्ट यूज टू इवैल्यूएट द कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैकेनिज्म को चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं पीएफटी। ठीक है, चलिए। एक होता है एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट है ना, वो अलग है। ये पीएफटी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। हाँ, ये किसके द्वारा किया जाता है, स्पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है, जिसको रेस्पायरोमीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पीएफटी जो होता है, पीएफटी कैरिड बाय मीजरिंग लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। किसके द्वारा मीजर करते हैं हम लोग, लंग की वॉल्यूम के द्वारा और लंग्स की कैपेसिटी के द्वारा। चार वॉल्यूम होती है, एक टीएल टाइडल वॉल्यूम, टीवी जिसे बोलते हैं, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी, और एक रेजिड्यूल वॉल्यूम जो बची रह जाए। देखिएगा, सबसे पहली होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। चार तरीके की वॉल्यूम होती है। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं, नॉर्मल रेस्पायरेशन को, नॉर्मल ब्रीदिंग और ब्रीद आउट, बस ये होता है टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट इन ए मिनट, एक मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन कर रहे हैं और कितनी बार बाहर निकाल रहे हैं, द नॉर्मल ऑफ एयर ब्रीथ्ड इनटू एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द लंग्स इन ए क्वाइट रेस्पिरेशन कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। की भैया एक सामान्य रेस्पिरेशन में, एक सामान्य रेस्पिरेशन में कितनी बार हम लोग रेस्पिरेशन इन और रेस्पिरेशन आउट, मतलब कितनी बार जो है हम लोग अंदर ग्रहण और अंतर, या मैं बोलूं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। जिसका मतलब कितना मेजरमेंट कितना होता है, तो टीवी बराबर 500 ml होता है। टीवी का वॉल्यूम कितना है, 500 ml। क्लियर है बात। चलिएगा, अब बात करते हैं दूसरी वॉल्यूम होती है आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका मतलब है कि भैया हम लोग कितना फोर्सफुली हम लोग कितना इंस्पायर कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, कि हम लोग नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब मैंने फोर्सफुली अंदर खींच लिया, वो क्या कहला रहा है, आईआरवी। और इसका अमाउंट कितना होता है, 3300 ml। फोर्सफुली बाहर निकाल रहा हूं मैं, इसको क्या कहते हैं, ईआरवी। फोर्सफुली द एक्सपायर्ड वॉल्यूम किसे कहेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आउटफुल फोर्सफुली, और इसका मान कितना होता है, 1000 ml। अब आती है आपकी रेजिड्यूल वॉल्यूम, जिसे क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो बच गई, वो क्या कहलाती है, आपकी आरवी, 1200 वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट आती है कैपेसिटीज। कैपेसिटीज में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली कैपेसिटीज आती है आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। चलिए, अब आपको ये जो है थोड़ा सा पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा, एक एक को मैं लिख लिख के बताता हूं मैंने क्या बोला, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने बताया आपको वॉल्यूम्स के बारे में बात करें। आप भी सोचोगे सर ऐसे मजा नहीं आ रहा है ना, लिख लिख के बताओ सर, तब मजा आता है। बिल्कुल, चलिएगा। पहली वॉल्यूम होती है टाइडल वॉल्यूम। क्या है, नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट इन ए क्वाइट रेस्पिरेशन। एक सामान्य जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट इन ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। क्या बोला मैंने, ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट इन रेस्पिरेशन, ब्रीद आउट इन रेस्पिरेशन। की रेस्पिरेशन में क्या करना, रेस्पिरेशन में क्या करना, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना, क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट कितना होता है, 500 ml। पहली बात खत्म हुई। दूसरी बात, दूसरी वॉल्यूम होती है आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी
रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली इंस्पायरेशन करना, फोर्सफुली क्या कर रहे हैं हम लोग, गैस को इनटेक कर रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन कितना अमाउंट होता है, 3300 ml। तीसरा होता है आईआरवी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आईआरवी क्या होता है, ईआरवी थर्ड है, ईआरई ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका अमाउंट कितना होता है, इसका अमाउंट होता है, इसको लिखते हैं फोर्सफुली एक्सपायरेशन। और इसका अमाउंट कितना होता है, लगभग 1100 ml, 1000 ml। एक और वॉल्यूम होती है रेजिड्यूल वॉल्यूम, रिमेनिंग, मतलब आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो बची रह जाए। फोर्थ है रेजिड्यूल वॉल्यूम। एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी बची रह जाए। एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी क्या बची रह जाए, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी क्या बची रह जाए, एयर बची रह जाए, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसका अमाउंट कितना होता है, 1200 ml। ये चार हमारी वॉल्यूम होती है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बात करते हैं कैपेसिटी की, बात करते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी सबसे पहली होती है आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस आईसी। टीवी कितना होता है, सॉरी, टीवी प्लस आईआरबी, टीवी प्लस आईआरबी। टीवी का वैल्यू कितना होता है, 500, आईआरबी कितना होता है, 3300, टोटल कितना हो गया, 3800। दूसरी वैल्यूम होती है, पहली हो गई इंस्पायरेटरी, दूसरी होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ये क्या होता है, टीवी प्लस ईआरबी। टीवी कितना होता है, 500 और ईआरबी कितना होता है, 1100, लगभग कितना हो गया, 1600 से 1700 मान लो। एक होता है, तीसरी कैपेसिटी होती है वीसी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जिसमें क्या होता है, वीसी बराबर टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। मतलब अगर पूरा फॉर्मूला लगाएं तो 500 प्लस 3300 प्लस लगभग 1100, 1100, 1000 से 1100 बोलते हैं तो 1100 मान लेता हूं मैं, यहां पर जोड़ देंगे, जो अमाउंट आ गया 3800, 4800 लगभग, है ना, लगभग कितना, 4800। और चौथी जो लास्ट वॉल्यूम होती है टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें सब कुछ जोड़ देंगे।
क्या क्या जोड़ देंगे, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, देखिएगा ये रहा, इसमें टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, सब कुछ जोड़ दो, बस जो बचेगा वही है, क्या क्या, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। टीवी कितना, 500 प्लस 3300 प्लस लगभग 1100 और 1200, और जोड़ दीजिए, जो आ रहा है वही आंसर आपका टीएलसी है, लगभग 3300, 3800, 4800, 49, 251 और लगभग 6100, मतलब लगभग 5800 से, मतलब 5000 से 6000 मान के चलो। अब एग्रीगेट बात करते हैं, इतना होता है टीएलसी की वैल्यू। ठीक है, तो ये चारों हमारी कैपेसिटीज, और मैं आपको बताऊं यहां से, इन दोनों स्लाइड से एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, बहुत सवाल यहां से पूछे जाते हैं, हर बार लगभग हर एग्जाम में सवाल आते हैं। टाइटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, हाँ, रेजिड्यूल वॉल्यूम, नेक्स्ट इंस्पायरेशन, वाइटल, एक्सपायरेशन, टोटल वर्किंग कैपेसिटी, चारों से बहुत सवाल आते हैं। यहां तक की बात हम लोगों ने की है, यहां तक की बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर्स मतलब क्या क्या लंग्स, क्या क्या हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के डिसऑर्डर्स, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर पाए जाते हैं, क्या क्या बीमारियां पाई जाती है। सबसे पहली बीमारी है सीओपीडी। सबसे पहली बीमारी क्या है, सीओपीडी। सीओपीडी का नाम पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी। चलिए अब देखिएगा सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या है, सीओपीडी क्या होता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, सब कुछ देखते हैं। देखिएगा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, कोल्ड भी बोलते हैं, COLD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, और क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, CAL भी बोला जाता है इसे। It is a type of respiratory disorder characterized by the chronic and recurrent obstruction of air flow. Air flow में क्या आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। इसमें के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एम्फाइसीमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, मतलब ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकास जो ब्रोंक्यूल्स है उनका क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो रहा है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अगला है ब्रोंकिएक्टिस। ब्रोंकी सेक्टिस मींस द क्रोनिक डायलेशन ऑफ ब्रोंकस। ब्रोंकस का क्या हो जाना, ब्रोंकाई का डायलेशन हो जाना, यूजुअली इन द लोअर पोर्शन ऑफ द लंग, क्योज्ड बाय द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ए लंग स्टैंडिंग इन्फेक्शन। कि भैया जो ब्रोंकाई है उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसका डायलेशन हो रहा है, और उस वजह से जो है लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो हम बोले कि ऑब्स्ट्रक्शन इन रेस्पिरेशन पार्ट जो है वो क्या है आपका, ड्यू टू सीओपीडी वॉल्यूम द एयर फ्लो इनटू द लंग्स डिक्रीज। भैया आप क्योंकि ऊपर की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो नीचे की तरफ जो है एयर क्या हो जाएगा, एयर फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, एंड एयर वे रेजिस्टेंस इंक्रीज, और एयर वे क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट, इट इज द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर द हार्ट अटैक, कैंसर एंड सीवीए। देखिएगा कि भैया हार्ट अटैक, कैंसर और सीवीए के बाद में जो फोर्थ जो डिसऑर्डर है, फोर्थ जो डिजीज कंडीशन है, फोर्थ जो डिसऑर्डर है वो कौन सा है डेथ का, वो है आपका सीओपीडी। मतलब इसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किस वजह से होता है, देखिएगा तो ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट, गैसियस, एजिंग, हेरिडिटरी और एयर पोल्यूशन। कि भैया आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार की मिट्टी डस्ट के उसमें कॉन्टेक्ट में जा रहे हैं, या फिर गैसियस एजिंग, बहुत ज्यादा गैस जो है उनमें जा रहे हैं आप, हाँ, हेरिडिटी वंशागत हो सकता है, या एयर पोल्यूशन हो सकता है। स्मोकिंग, मेजर रिस्क फैक्टर क्या है, सबसे मेजर रिस्क फैक्टर स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो फिर आपको सीओपीडी हो सकता है। और रेस्पिरेटरी इंफेक्शन लाइक न्यूमोनिया भी अगर हो रहा है तो भी सीओपीडी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं इसके बारे में, भैया इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है। देखिएगा तो चेस्ट, बैरल चेस्ट दिखाई देती है इसके अंदर। पेशेंट की चेस्ट कैसे दिखाई देगी, बैरल चेस्ट दिखाई देगी ड्यू टू एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है, परमानेंट ओवर डिस्टेंशन ऑफ एयर स्पेस लाइक एल्व्यूलाई, ओवर डिस्टेंशन हो गई है, वो फूल कर बहुत पिचक गई है इस तरीके से, तो बैरल चेस्ट जो है इसमें अंदर दिखाई देगी। तो पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है, बैरल चेस्ट दिखाई देती है यहां। नेक्स्ट, यूज ऑफ असेसरी मसल्स फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। असेसरी मसल्स का क्या करना, सहायता लेना है। उसके अलावा ऑर्थोपीनिया, लेबर्ड ब्रीदिंग दैट अकर व्हेन लाइंग फ्लैट, इंप्रूव व्हेन द
स्टैंडिंग और सिटिंग अप की भैया ऑर्थोपेनिया मतलब लेबर्ड ब्रीदिंग दैट अकर्स जब आप या तो लेटे हुए हैं, फ्लैट सीधे लेटे हुए हैं, एंड इंप्रूव व्हेन स्टैंडिंग और सिटिंग अप पोजीशन में खड़े हुए हैं। वीजिंग और विस्लिंग साउंड आपको दिख सुनाई देगा, कैसा, जैसे सीटी की आवाज जैसे आती है वैसे साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू नैरोइंग ऑफ एयरवे, एयरवे के सप्रेस हो जाने की वजह से, पिचक जाने की वजह से क्या हो जाएगा, वीजिंग एंड विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और क्रैकल और रेल, कैकल और रेल एबनॉर्मल लंग साउंड प्रोड्यूस व्हेन द एयर पास ओवर द रिटेन्ड एयरवे सीक्रेशन, कि भैया क्रैकल और रेयर साउंड जैसे आप साउंड जो है प्रोड्यूस होंगे कब, जब एयर जो है वो रिटेन्ड हो रही है और एयरवे सीक्रेशंस हो रहे हैं तब। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें और इसके अलावा, साइनोसिस दिखाई देगा, ब्लूनेस ऑफ स्किन, नीले पड़ जाएगी, प्रोलिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एट द एंड ऑफ फिंगर्स, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स ऐसे जुड़ी हुई चाहिए, ऐसे फिंगर्स जो है जुड़ जाती हैं, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट शो करता है डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी, कि भैया वाइटल कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है, प्रोलोंग्ड एक्सपायरेशन और वेट लॉस भी हो गया है, पीएफटी के द्वारा ये पता चलता है। और कोर पल्मोनेट नेल हाइपरट्रोफी एंड फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ लंग्स लाइक पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। उसके अलावा आप देखो डायग्नोज कैसे करेंगे इसको, हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रोंकोस्कोपी, एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रोंकाई थ्रू द ब्रोंकोस्कोप के द्वारा हम लोग एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट कैप्नोग्राफी मतलब कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, मतलब कितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल और एक्सहेल्ड कर रहे हैं, इसका क्या करना, मॉनिटरिंग करना, क्या कहलाता है, कैप्नोग्राफी कहलाता है। एबीजी एट्रियल ब्लड गैसेज एनालिसिस इंडिकेट्स द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट करेगा एबीजी। नेक्स्ट एबीजी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल्स ऑफ पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आयन, SCO3, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड इन द ब्लड, की भैया ये क्या है, ये इनको एनालिसिस करता है, चेक करता है कि भैया कम ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा नॉर्मल वैल्यू ऑफ एबीजी, एबीजी की नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होती है, देखो पीएच 7.35 टू 7.45, PCA2 35 टू 45 mm of Hg, PaO2 80 टू 100 mm of Hg और SCOG कितना हो जाएगा 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और O2 सैचुरेशन की बात करें अगर हम लोग तो विद इन द 96 टू 100% जो है O2 सैचुरेशन की नॉर्मल बात कर रहे हैं। अब इससे अगर ऊपर नीचे हुआ तो क्या हो जाएगा, डिजीज कंडीशन होती है। अब देखिएगा इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है एलन टेस्ट, ए बेडसाइड टेस्ट टू यूज द इवॉल्वेट द एफिशिएंसी ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए रेडियर और अल्नर है जो रेडियर आर्टरीज उनको चेक करने के लिए ऑफ द हैंड बिफोर आर्टरियल पंचर, एबीजी, एबीजी करने से पहले। अब इसके भी कुछ टाइप्स है, जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, डिक्रीज्ड पीएच 7.35 से कम हो जाएगा और इंक्रीज्ड PCA2 45 mmHg से बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब बढ़ रहा है। नेक्स्ट इसका क्योज क्या है, हाइपोवेंटिलेशन, रिटेंशन ऑफ PCO2 इनटू ब्लड एंड टिश्यू। एल्किलोसिस कब हो जाएगा, जब पीएच जो है वो 7.45 से ऊपर बढ़ जाए और डिक्रीज PCA2 35 mg से कम हो जाए और हाइपर वेंटिलेशन के कारण होता है। तीसरा आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज पीएच 7.5 एंड डिक्रीज SCO3, दोनों की वॉल्यूम कम हो गई बिलो 22 मिली इक्विवेलेंट। और इसका क्यों है, सीवियर डायरिया हो गया है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और एक्सेसिव यूज ऑफ एस्प्रिन की वजह से ऐसा हो रहा है। और नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, इसमें क्या होगा, इंक्रीज पीएच अबव 7.5, इंक्रीज SCO3 कंसंट्रेशन और 27 मिली इक्विवेलेंट से जो है क्या हो गया, बढ़ गया है, एक्सेसिव वोमिटिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स और गैस्ट्रिक एस्पिरेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, देखो एडमिनिस्टर करेंगे क्या, एडमिनिस्टर O2 एट ए लो कंसंट्रेशन, कितना 1 to 2 लीटर पर मिनट हम लोग ये करते हैं। इसमें सवाल भी पूछा गया था नोट सेट में भी, रिसेंटली सवाल भी आया था यहां से। बिकॉज हाइपोक्सिया क्योज इंक्रीज ब्रीदिंग ड्राइव, कि भैया हाइपोक्सिया की वजह से इंक्रीज ब्रीदिंग ड्राइव जो है बढ़ गई है। गिव CPT चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे, परक्यूशन एंड वाइब्रेशन ओवर द थोरैक्स टू लूजन सीक्रेशन ऑफ अफेक्टेड एरिया ऑफ द लंग्स। बेस्ट टाइम ऑफ CPT चेस्ट फिजियोथेरेपी का मॉर्निंग होता है 1 आवर बिफोर मील और 2 to 3 आवर आफ्टर द मील, या तो खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1-2 घंटे बाद। सी जो चेस्ट फिजियोथेरेपी इज कंबाइंड विद द पोस्टरल ड्रेनेज बाय पोजीशन सच एज
ड्रेनेज सेगमेंट एंड लंग्स शुड बी अपर मोस्ट, इस तरीके से देना है। और एनकरेज द क्लाइंट टू हाई कैलोरीज हाई प्रोटीन स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग टू प्रिवेंट डिसएपनिया। ये सारी चीजें हम लोग जो है उस सीओपीडी के मैनेजमेंट में करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग और भी कुछ डिजीज की बात करेंगे, जैसे हम लोग अस्थमा की बात करेंगे, न्यूमोथोरेक्स की बात करेंगे, प्लूरल इन्फ्यूजन की बात करेंगे, कुछ डिजीज पोर्शन की बातें और करेंगे। पर यहां पर हम लोग यहीं तक की बात करेंगे, सीओपीडी तक की। चलिए, तो हमने यहाँ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, कैपेसिटीज के ऊपर सवाल आते हैं, और सीओपीडी के मैनेजमेंट से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्यूजीज के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, टाइप्स के ऊपर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्केलोसिस के ऊपर सवाल बहुत 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 आते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।